नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह की 8:30 बज रही है और 8:30 बजे में हम आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से बताने हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से रीजनिंग पढ़ाई थी, लेकिन कुछ दिनों से कल और आज मैं आपके बीच में मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपके बीच में लाकर आपको पढ़ाना चाहिए। तो साथियों, कल हमने कुछ चर्चाएं की थी। सबसे पहले चर्चाएं की थी हमने अपने गणित के बारे में, गणित के प्रकार के बारे में। उसके बाद हमने चर्चा की उसके चर व अचर राशि के बारे में। फिर हमने समीकरण के बारे में चर्चा की, समीकरण के प्रकार के बारे में, गुणांक तथा घातांक के बारे में बताया मैंने आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन उसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था कि संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या हम पढ़ चुके, पूर्णांक संख्या पढ़ चुके, पूर्ण संख्या पढ़ चुके। उसके बाद अभाज्य संख्या पढ़ चुके थे, भाज्य संख्या हम पढ़ चुके थे। तो ये सब तमाम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके थे उनको हमने आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाया। लेकिन कुछ संख्या ऐसी थी जो बाकी रह गई थी। जैसा कि आज हम उसी संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए चलाते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूँ आज जो टॉपिक है वही है संख्या। और संख्या के अंदर जो हम ले लिया था टॉपिक वह है। अब बात आती है, कुछ संख्या हम पढ़ चुके हैं, कुछ संख्या पढ़ानी बाकी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप जानते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के मतलब इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें किसी पूर्णांक का भाग दिया जाए तो उसके हर में जीरो नहीं हो। इसका मतलब वह सारी संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होती है। और मोस्टली लोग कहते हैं जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों कि जब किसी पूर्णांक का किसी पूर्णांक में भाग दिया जाता है तो वह अंश हर के रूप में होता है। यदि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वह सारी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 2/3, 5/7। तो इनके बारे में हमने एनालिसिस किया। जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये सारी संख्याएं किस में आती? परिमेय संख्या में। इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको मैं किसको लिख सकता हूं? मैंने आपको इससे पहले बताया, जिसको मैं P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकता उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7। इसका मतलब क्या है? ये सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय होगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको आगे एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या, वह संख्या है, मान लीजिए मुझे बोला जाए अगली संख्या होगी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? एक वास्तविक होती है और एक आभासी होती है, काल्पनिक होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, आभासी संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वे सारी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलाकर हम वास्तविक संख्याओं का दर्जा देते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं कि वह सारी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या बनती है। और उसके बाद दूसरे जो नंबर है सिस्टम, वो है आपका अवास्तविक। अवास्तविक कहा जाए, इसको काल्पनिक कहा जाए। ये सारी वही संख्या है। तो अवास्तविक हो या काल्पनिक हो, ये सारी वह संख्या कौन सी होगी? जो वास्तविक नहीं है। जो क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक नहीं है वह सारी संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। अब आप बोलोगे सर काल्पनिक कैसे हो सकती है? जैसे मैंने बोला √4 है। √4 तो आप निकाल सकते हो, कितना आएगा? 2। प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन इसके अंदर यदि मैं माइनस लगा दूं तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब रूट के अंदर माइनस में आने वाली सारी संख्याएं कौन सी होती है? आभासी होती है, काल्पनिक होती है, अवास्तविक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रूट में मान लीजिए -9, रूट के अंदर -7, ये सारी संख्या कौन सी होगी? काल्पनिक होगी, जो हमें पढ़नी है, हमें समझनी है। मैंने वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय से बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि अवास्तविक संख्याएं जितनी भी है, अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो वास्तविक नहीं होती है। जितने भी लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं, मैंने टॉपिक शुरू कर दिया था, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। उस सेकंड में आप अपने इस लिंक को उन दोस्तों तक शेयर करें जिनका मैथमेटिक्स काफी कमजोर है, वो चाहते हैं कि मैथ्स के डाउट्स क्लियर हो। प्लीज आप एक बार शेयर कर दें।
तो साथियों, आपने वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या पढ़ी, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। आपको मैं भाजकता के भी नियम बताऊंगा। भाजकता के नियम क्या होते हैं, जैसे कि किस संख्या में किसका भाग जाता है, कितना जाता है, क्यों जाता है, इन सारी डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ा और संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद आपने ये देखा कि कोई न कोई कॉन्सेप्ट आपने यूज किया। जैसे ही मैं बात करूं, मान लीजिए मुझे बोला जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करके 10 तक का योग निकालिए। तो इसका मतलब आपके दिमाग, जैसे ही मैंने बोला 1 + 2 + 3 + ऐसे करो 10 तक, तो आप क्या करते हो, फटाफट अपना माइंड चलाते हो। कैसे चलाते हो देखना आप, 1 + 2 3, 3 + 3 4, 6 6, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28 और 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। ये बात सही है, लेकिन मैंने बोल दिया, मान लीजिए 1 से 100 तक का योग निकालिए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब मुझे यदि n पदों का योग निकालना है, n पदों का क्या निकालना है साथियों, योग निकालना है, तो n पदों का योग का सूत्र जो होगा वो होगा n + 1/2 होता है। वापस बता रहा हूं, जब आपको यदि n पदों का योगफल निकालना है तो n पदों का जो सूत्र होगा वो होगा n + 1/2। वापस बोल रहा हूं, जैसे माना कि मुझे बोला जाए 1 से 10 के पदों का योग निकालिए, तो यहाँ पर n कितने, टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो बस 1 से 10 निकालना योग, तो कुछ नहीं करना है, 10 10 + 1/2, 10 10 + 1 11 होता है बटे 2, 2 से 50 10 कटा, 5 बार 5 इंटू, तो ये 55 हो गया और अपना आंसर भी 55 ही आ रहा था। इसका मतलब मुझे यदि n पदों का योगफल निकालना है तो सूत्र आपको याद रखना n + 2, n + 1/2। n क्या है, संख्या है, कितनी संख्या, उसके बारे में ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाए 1 से 50 के बीच, 1 से 50 तक की संख्या निकालो, तो अपने पास n कितना है, 50, तो क्या लिखना, 50 50 + 1/2। अब बात की 50 और 50 में 1 जोड़ा तो 51/2, ये कट्टा कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब अपन यदि मैं 51 का 25 से गुणा करता हूं तो आपको पता है इसका मतलब 1275 आपका आंसर आएगा, 1275। अब इसी तरीके से मैं बता सकता हूं, अब आप 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसा करते तो शायद आपका लॉन्ग टाइम मेथड पड़ता है और शायद टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। तो अपन को 1 से n पदों तक की यदि गिनती निकालनी, जोड़ निकालनी, तो आपको सूत्र याद रखना है n + 1/2। वापस बोल रहा हूं कि जब n पदों का योगफल निकालना तो आपको सूत्र याद रखना है n + 1/2। साथियों, एक बार पूरा तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं जो आपके सिलेबस के रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब मान लीजिए मैं बोला जाए कि सर अगला और कॉन्सेप्ट आप सिखा दीजिए, तो मैं कहूंगा मान लीजिए मुझे बोला जाए 51 से 100 के मध्य, 51 से 100 के मध्य आप निकालिए। तो 51 से 100 के मध्य यदि संख्या का योग निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे 1 से 100 की निकालोगे, फिर 1 से 50 की निकालोगे, और 1 से 100 में से 1 से 50 की घटा दोगे तो 51 से 100 की आएगी। लेकिन एक और फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि जब आपको जो संख्या आगे वाली दे रखी है उसको a मान लो और पीछे वाली दे रखी है उसको b मान लो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको लिखना है योग, फिर आपको इंटू, फिर आपका इसके अंदर अंतर आ जाएगा और अंतर + 1/2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। वापस बोल रहा हूं कि जब आपको 51 से 100 के मध्य की संख्या का योग निकालना है तो सबसे पहले योग इंटू अंतर + 1/2। कैसे योग, कैसे, पहली संख्या क्या है, 51 है, दूसरी संख्या क्या है, 100 है, तो 51 + 100, ये हो गया योग, फिर इंटू, फिर अंतर कैसे है कि बड़ी संख्या में से 100 माइनस क्या हो गया 51, फिर +1 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब 51 + 100 कितना हुआ, 151 हो ही गया होगा। फिर इंटू, अब देखना 100 में से 51 गया तो 49 रहता है और 49 में 1 जोड़ा आता है, कितना रहेगा, 50 रहेगा, 50/2। इससे ये कटा कितनी बार, 25 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, 151 का गुणा किससे करना है, 50 से करना है। अब ये तो आपको आना ही चाहिए, कैसे आना चाहिए, 5, इसका मतलब ये आंसर जाएगा। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आंसर किस टाइप से जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ मिस्टेक्स कैसे हुई आपको ये देखनी है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, 5 का गुणा किया 5 बार आया, 5 इंटू 5 25 होता है 2, और 5 का 5 से गुणा किया। देखिए वापस मैं बता रहा हूँ कि 51 प्लस 100 151, अब 100 में से 51 जाता है तो 49 रहता है, और एक जोड़ा तो वापस 50 हो गया बटे 2। तो बात करते हैं इसके अंदर, आपको कुछ डाउट लग रहा होगा, और यदि डाउट लग रहा है तो एक बार वापस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने क्या बोला, 51 से 100 के मध्य संख्याओं का योग निकालना है 100। तो एक बार आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। वापस बता रहा हूँ मैं इसके अंदर क्या कैसे हम कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। शायद कुछ मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही होगी। वापस बता रहा हूँ मैं, यहाँ क्या है 151 इंटू 50/2। अब इसको इससे कटा 25 बार, अब 25 से गुणा करूंगा, सॉरी बिल्कुल सही बात है, यह 50 नहीं आएगा, मुझे भी लग रहा था कि मिस्टेक्स कुछ हो रही है। तो 25 से गुणा किया, तो 25 से गुणा करेंगे तो 3775 होगा, यही उसका आंसर होगा। हम कोई सवाल रट के नहीं आते हैं, इसलिए आपको बोर्ड के माध्यम से तरीके से सिखा रहे। अपना मेन गुणा भाग इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अपन को कॉन्सेप्ट पर है कि मान लीजिए मुझे कोई संख्या से संख्या का योग निकालना, तो अपन निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यदि मैंने क्या बोला 1 से n पदों का योग निकालना, तो अपन ने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए सम संख्याओं का योग निकालना, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं बताना चाह रहा हूं सम संख्याओं का योग निकालना, जैसे सम संख्या का योग, तो क्या करना है 20, क्या करना है n+1 होगा। वापस बोल रहा हूं मैं कि जब आपको सम संख्या का योग निकालना है तो आपका क्या होगा n+1 होगा। उसके बाद यदि मैं मान लीजिए विषम संख्या का यदि योग निकालना है, कोई भी आपकी विषम संख्या दे रखी है और विषम संख्या का योग निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है x² करना है। क्या करना है x² करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कॉन्सेप्ट सोल्व होगा, कुछ भी नहीं करना। मान लीजिए मुझे बोला जाए 1 से 100 के मध्य सम संख्या का योग निकालिए। अब 1 से 100 के मध्य कैसे 2 4 6 ऐसे करके 100 तक निकालेंगे। क्वेश्चन भी बता रहा हूं जिससे आपका डाउट क्लियर होते जाए। तो सम संख्या का योगफल क्या है n+1। अब n कितनी है, अब 1 से 100 के मध्य 100 संख्या तो नहीं होगी आपकी सम, आधी सम होगी, आधी क्या होगी विषम। तो इसका मतलब 50 ऐसी संख्या है जो क्या है सम है। इसका मतलब n का मान 50, 50 प्लस 1 क्या हो गया, इसका मतलब 50 इंटू क्या हो गया 51 हो गया। तो इसका यदि अपन करें, मान लीजिए इसका टोटल क्या जाए, तो यह आंसर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, मैंने क्या बोला आपको 1 से 100 के मध्य सम संख्याओं का योग निकालना, तो ऐसे निकाला। फिर आप बोलोगे सर विषम संख्या भी बता दीजिए आप, तो विषम संख्या का निकालना, तो मैंने क्या बोला ये कॉन्सेप्ट लेना है। विषम संख्या से 1 3 5 और यहाँ तक कहाँ तक आपका आएगा 99 तक, इनका योगफल निकालना, तो मेरे को क्या फॉर्मूला देगा x²। अब x का मतलब ये, अब विषम कितनी संख्या होगी, बिल्कुल 50 होगी। तो बस कुछ नहीं करना, 50 का स्क्वायर किया, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। अब इसी तरीके से हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जब तक आप लिख लीजिए, समझ लीजिए कि जब आपको सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे निकालना है, जब आपको विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे निकालना है। प्लीज फटाफट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो फॉर्मूले जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको देखना चाह रही हूं कि मान लीजिए सम हो गया, विषम हो गया, n पदों का योगफल हो गया। आगे इससे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग आप सभी जानते हैं। वर्गों का योग कैसे, जैसे 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस ऐसे करता जाएगा तो n² आएगा। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1/6 होगा। मैंने वापस क्या बोला, n+1 2n+1/6 होगा। इसका मतलब क्या है कि इन सब का जहां तक टोटल करना है, मान लीजिए 100 स्क्वायर तक करना था, 100 100 प्लस 1
2 इंटू 100 प्लस 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया, जो समझ में आ चुका होगा। मान लीजिए मुझे बोला जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ही करना है, बस 5 तक ही निकालना है, निकाल लेंगे। तो n का मान क्या है 5, 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1/6, तो 5, 5 प्लस 1 6 हुआ, इंटू 2 इंटू 5 कितना 10, 10 प्लस 1 11/6, 6 से 6 कट गया, 5 इंटू इसका मतलब ये हो गया 55। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे भी टोटल करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। बिल्कुल, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और ये हो गया 55। इसका मतलब n पदों के योग का वर्ग निकालना और वर्ग निकाल के योग करना है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, फॉर्मूला जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2। ये हुआ आपका n पदों के वर्गों का योगफल। अब जिस तरह से आपने n पदों का योगफल निकाला, जिस तरीके से आपने n पदों के वर्गों का योगफल निकाला, जिस तरीके से n पदों के गुणा जिसको अपन बात करते हैं घन की बात करते हैं, तो घन का ये बात निकालनी, तो घन के बात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने बोला घन का मतलब जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ऐसे n क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के दिमाग को समझाना है कि किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, जब n पदों का क्यूब हो, क्यूब का मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, ऐसे क्यूब हो, तो क्यूब के अंदर आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक आया। तो n प्लस 1 अपॉन 2 का फॉर्मूला आता है और उसका स्क्वायर बनेगा। तो साथियों इसका भी आंसर कैसे, मान लीजिए मुझे खाली इतना ही दिया जाए, इतना ही पूछे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का आंसर निकालो। ऐसे निकालोगे तो 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो 36 आंसर जाएगा, शायद 36 ही आपका जा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं फॉर्मूले से करूं तो n का मान 3 है, तो क्या होगा, 3 प्लस 1/2 ऊपर स्क्वायर हो गया, तो 3 प्लस 1 क्या होता है, 4/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये इससे ये कटा 2 बार, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और 6 का स्क्वायर क्या जाएगा, तो क्या बना 36। बिल्कुल, इधर भी 36 आ रहा, उधर भी 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है कि हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है उस कॉन्सेप्ट का आंसर 100% बिल्कुल सही आ रहा है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये सारे वो टॉपिक है जो आपको बोरिंग फील हो रहे होंगे, लेकिन 100% आपके ये कॉन्सेप्ट को काम आने वाली चीज है जो आपको देखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। दो तरह की बातें मैं आपके बीच में करना चाह रहा हूं। पहला है कि मान लीजिए एक होता है अंकीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जितने लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन है। स्थानीय मान लीजिए मुझे बोला जाए 2 3 7 8 है, मुझे बोला जाए 8 का अंकीय मान क्या होगा, तो 8 का अंक का मान 8 ही होगा। 7 का अंकीय मान 7 ही होगा। 3 का अंकीय मान 3 होगा। 2 का अंकीय मान 2। इसका मतलब अंकीय मान वही होगा जिस अंक का मान अंक है। अब बात आती है स्थानीय मान। स्थान का मतलब आप सभी जानते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई आता है, आपने देखा होगा। इकाई के बाद दही, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10। इसका मतलब मैं आपको क्या डिवीजन समझा रहा हूं, वो समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है, समझना। मैंने क्या बोला आपको, भले ही आपको बोर्ड के माध्यम से कुछ चीजें समझ में आए नहीं आए, अब मान लीजिए मैंने बोला इकाई, इकाई का मान मतलब एक मान होगा उसका। इकाई का मान मान लीजिए मैंने बोला कि 8 का इकाई मान क्या है, तो 8 ही होगा। बात समझ में आई, पहला स्थान है। और दूसरी बात करें, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है। अब जैसे ही दही गया, दही का मतलब आप जानते हैं, जैसे ही 10 हो गया, फिर उसके बाद बात करें, मान लीजिए इसको 1 मान लिया,
फिर सैकड़ा गया तो कितना हो गया 100 हो गया, 1000 गया तो 3 जीरो हो गए, फिर 10,000 गए तो 4 जीरो हो गए, फिर लाख गया तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, 10 लाख गए तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये उसका स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान कैसे, मान लीजिए मुझे बोला जाए कि 7 का स्थानीय मान कितना है, तो 7 कौन से नंबर पे, दही पे, तो 7, लेकिन पीछे क्या है दही पे, इसका मतलब पीछे क्या लगेगा 0, तो 7 का स्थानीय मान 70 होता है। ऐसे में मुझे 3 का पूछा जाए तो आपको पता है कितने जीरो, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 300 हो गया। आगे बात करूं मैं, पूछा 2 का पूछा जाए तो ये 0 0 0 0, इसका मतलब ये उसका स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब जब कोई स्थान उसको पर्टिकुलर दिया है उसके पीछे ऑलवेज उसको 0 मानने, वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। साथियों ले चलता हूं मैं अब आपको सवाल की दुनिया में। सवाल, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सवाल के माध्यम से हम एक के बाद एक सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें और बताना चाह रहा हूं कि 2 चीजें होती है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही, एक अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ए टू डी। ए टू डी का मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम की बात की जा रही है। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ का मतलब जैसे मान लीजिए 100, फिर 99, फिर 91, ऐसे घटता हुआ क्रम। तो इसका मतलब आरोही की बात, कभी कभार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि आरोही, इस संख्या को आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, तो ये देखना है कि छोटे से बड़े में जमाना है या बड़े से छोटे में। कंफ्यूजन होता है, छोटी छोटी संख्या वो ऐसी लेके देखते हैं जिससे हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अब आपको सवालों की दुनिया में ले चलता हूं। सवाल पहला आपके बीच में, बिल्कुल एक जबरदस्त सवाल आपके बीच में, जो सवाल ये चाहता है कि आप इसका आंसर निकालें, और शायद आपको सवाल भी पढ़ने को मिल रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है, सवाल पर जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि निम्न 4 संख्याओं का, ये आया आरटेड 2011 में आया है। मैं सारे वही सवाल आज आपको करूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, जिससे आपको ये बात की प्रूव हो कि नहीं, जो सवाल एग्जाम में आए हैं वो सर करवा रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे हो पा रहे हैं, तो हम भी एग्जाम जैसी तैयारी कर पा रहे हैं। तो देखिए जुड़िए, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ संख्या दे रखी है आपको, और कुछ संख्या में पूछा है कि अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा नहीं, तो बड़े से छोटा। अब देखना ये एक सबसे ज्यादा, पहले ये देखना संख्याओं को देखना। संख्या क्या, मान लीजिए सब में 4 4 है, तो बिल्कुल 4 4 काट दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 2 2 है, इसको भी काट दिया, इससे भी पता नहीं चल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है घटते हुए, तो बड़े से छोटा मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर छोटी, फिर उसके बाद सबका क्या है 0 0, ये भी काट दिया, इससे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आगे की संख्या को मैं इसलिए काट रहा हूं, आगे की संख्या से अनुमान नहीं होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, पीछे वाली संख्याओं से अनुमानित होगा कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब देखिए वापस 3 3, सब में 3 3 आ रहा है, ये भी मैंने काट दिया। अब आपका दिमाग लग रहा होगा, अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 6, इसका मतलब इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 700 वाली थी। इसका मतलब आपको 756, 756 का मतलब थर्ड नंबर सबसे बड़ा है। देखिए डिसाइड करने का तरीका बता रहा हूं, मतलब ये संख्या कट गई आपकी, सबसे बड़ी संख्या आ गई। उसके बाद अब 3 का कंपटीशन रहा, 3 में देखिए 6 6 काट लीजिए, अब ये क्या है 5 है, ये क्या 7 है, इसका मतलब 675 बड़ा होता है, किससे 657 से, तो इसका मतलब 675 उसके बाद बड़ा है। ये कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पे। आप तरीका बता रहा हूं समझने का। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, इसका भी न्यावटा, इसका मतलब इसके बाद इसका नंबर ही आएगा सेकंड नंबर, तो 657, इसका मतलब ये कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। और लास्ट में कौन सा है, ये होगा 567 फर्स्ट नंबर पे। इसका मतलब ये कौन से क्रम में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। कौन सा पूछा है हमने, अवरोही क्रम पूछा है। कौन सा पूछा है साथियों, अवरोही। अवरोही, इसका मतलब सबसे पहले थर्ड वाला का है, ऑप्शन है थर्ड, उसके बाद 4th, फिर सेकंड। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। अब उल्टा पूछ लिया जाए, अवरोही की जगह इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले आरोही क्रम में बताइए, तो बस कुछ नहीं करना, उल्टा छोटे से बड़ा, छोटे से सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद इसका मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, फिर 4th नंबर, फिर 3rd नंबर। इसका मतलब ये वाला सी वाला जाए। बहुत सारे लोग आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन रहते हैं। यदि आरोही पूछा और अवरोही कर लिया, और अवरोही पूछा आरोही कर लिया, तो 100% आपका आंसर क्या जाएगा,
गलत जाएगा और उस आंसर को निकालने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला सवाल आपके बीच में एक जोरदार सवाल था। मैंने बोला आरोही अवरोही दोनों कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए काटना बताया कि आगे वाली संख्या इतनी बड़ी कि आपको कंफ्यूज करेगी। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या, सिमिलर जितनी संख्या काट दो, फिर जो डिफरेंट आई वहां से उसको काउंट करो, कौन बड़ा कौन छोटा, तब आपको आसानी रहेगी। मैंने लगभग 4 संख्या सबकी कॉमन थी, काट दी। फिर यहाँ पर 500 था, यहाँ पर 600 था, 700 था, 600, तो सबसे बड़ी कौन सी, 700, तो 700 वाली सबसे पहले लिख दी, तो ये अपने आप लिस्ट से हट गई। फिर उसके बाद 3 का कंपटीशन, 3 में से एक 500 सबसे छोटी है, लेकिन 2 रही, इन दोनों में पहले कौन सी बड़ी है, तो देखो 600 600, ये 675 है, 657, 675 बड़ा होगा, फिर उसके बाद 657, फिर 577। तो इस तरीके से मैंने अवरोही बताया। ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, आरोही निकाल सकते हैं। आरोही क्रम में क्या, छोटे से बड़ा, ये बड़े से क्या था, छोटा। तो साथियों मेरे ये सवाल का आंसर बहुत सारे लाइव के माध्यम से जितने भी कमेंट दे रहे हैं वो कमेंट बिल्कुल 100% आंसर, में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अब आगे करते हैं, आगे बढ़ने के बाद सवाल लेते हैं। सवाल आपके बीच में एक शानदार सवाल क्या है, देखिए सवाल वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है, सवाल वही जो आपके एग्जाम में आने वाला। मैं क्या बोला, 1 करोड़ के बराबर एग्जाम में सवाल पूछा है। मैं मेरे मर्जी से नहीं बना रहा हूं, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है जो आपको सोल्व करना है। 1 करोड़ के बराबर होता है। अब आपको पता है 1 करोड़ कैसे होता है, देखना। सबसे पहले इकाई देखते हैं। सबसे पहले 1 0, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और अब क्या हो गया, 1 करोड़। इसका मतलब देखते हैं अपन सही लिखा या गलत, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए सही लिखा या गलत। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना हो गया। अब देखते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक, मान लीजिए गलती में करके पहले बताऊंगा, तभी तो आप सही सीखेंगे। यदि मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना, अब मुझे चारों ऑप्शन में से निकालना है, वो करके दिखाऊंगा, लेकिन बाद में, कब, जब आप गलती करना छोड़। अब इसने बोला 1 करोड़ के बराबर क्या होता है, 100 लाख होते हैं क्या, उसके बाद 1000 लाख होते हैं क्या, फिर 10 लाख के बराबर होता है क्या, या 100,000 के बराबर होता है क्या। इसका मतलब देखो 1000 के बराबर क्या होता है, 1000 के बराबर 1000 होता है, 10,000 के बराबर 10, 100,000 हुए तो 1 लाख हुआ। इसका मतलब ये कभी जिंदगी में नहीं होगा। फिर मैं बात करूं 10 लाख के बराबर 1 करोड़ नहीं होता है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 बार इकट्ठे करेंगे तब 1 करोड़ होता है, तो ये भी कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसका मतलब अब 1 लाख के बराबर 1 लाख होता है, 2 लाख के बराबर 2 लाख, 10 लाख के बराबर 10, ऐसे 100 लाख हो जाए तो 100 लाख होते 1 करोड़ बन गया। इसका मतलब ए ऑप्शन सही जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब 1 करोड़ के बराबर क्या हुआ, 1 करोड़ के बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है 100 लाख। कितना होता है, 100 लाख। और मैंने बताया आपको, जैसे मैं बोलूँ 100 लिखूंगा तो 100 का मतलब क्या हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 आ गया। फिर मैंने बोला 1000, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 आ गया। इसका मतलब फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, तो मैंने क्या बोला, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, ये आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 100 लाख हो गया होगा। 100 लाख कैसे, कि मान लीजिए इसको देखो, ये आंसर सही जा रहा होगा, तो 100 लाख इसका आंसर जाएगा। 100 लाख बिल्कुल, काफ़ी लोगों का आंसर सही है। अब इसको करके दिखाइए, रीट 2008 रीट में 2016 में आया था, और इसके एग्जाम्पल में इसलिए लिए एग्जाम में कि आपको हर दृष्टिकोण में समझ में आया। तो देखिए सवाल क्या है कि 10,000 10 इकाई 10 दही के बराबर होता है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल के फटाफट बताइए। तो निकालिए आंसर कितने लोगों का, बिल्कुल काफी लोगों का आंसर आया है। देखिए सबसे पहले लिखा 10,000, तो 10,000 का मतलब 10 इंटू 1000, तो ये हो गया 10,000। बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे। फिर क्या बोला, प्लस, फिर 10 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, सब जानते हैं, तो इसका मतलब 10 इकाई मतलब 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे है 10 दही, तो
10 दही का मतलब कितना होता है? 10 होता है। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। अब आपस में जोड़ लो। यदि मैं इसको 10,000 में 100 फिर 10 जोड़ूंगा तो 0 1 1 0 1, इसका मतलब आंसर जाएगा 10110। जो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा, 10110। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, 10110। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कैसे निकाला मैंने? यहाँ पर मैंने क्या बोला? 10,000 मतलब 10,000 आ गया। फिर 10 इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, 10 इकाई तो 10 हो गया। फिर 10 दही, दही का मतलब 10 होता है। 10 सैकड़ा होता है तो क्या करते हैं? तो आप कर सकते थे 100 कर सकते थे, 10 इंटू 100। तो इसका मतलब इस तरीके से फिर उसको आपने ऐड कर दिया तो आंसर आपका आ गया 10 11 0। इसका मतलब ये आंसर भी आपके 100% सही जा रहा होगा। 100% आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे। हमने आरोही अवरोह भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसके अंदर सवालों को कैसे सोल्व करते हैं वो भी पढ़ लिया। आगे का सवाल आपको लेके देखता हूं। देखिए अगला सवाल आपके बीच में एक जबरदस्त सवाल जो मैंने कल पढ़ाया था, और कल पढ़ाने के बाद शायद आपके दिमाग में आ गया होगा अभी। बिल्कुल आरटेट 2011 में आया है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, सही क्या मतलब? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपको, आपके लिए टाइम है, टाइम के बाद अब आप इसका आंसर निकालिए फटाफट। अब आपको पता है, शायद मैं बोलूं कि एक क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य का मतलब खुद का भाग जाता है, एक का जाता है, और उसके दो अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। दो नियम में तो ये लागू हो रहा है, एक का भाग जा रहा है और खुद का जा रहा है, लेकिन दो अलग अलग गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये एक अभाज्य नहीं है। पहला, इसका मतलब बी ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा सी ऑप्शन है कि एक संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है भाज्य होता है, संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य। तो क्या एक भाज्य है क्या? कल मैंने पढ़ाया, तो एक भाज्य भी नहीं है, क्योंकि भाज्य की परिभाषा है खुद से भी डिवाइड हो, एक से हो रहा है, एक से हो, लेकिन अन्य संख्या से भी हो, तो अन्य संख्या है ही नहीं। अन्य संख्या में ओ एक और एक ले लो तो इसका मतलब तीन अलग अलग डिफरेंट गुणनखंड नहीं है, तो एक भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन, दो अभाज्य संख्या नहीं है। क्या दो अभाज्य संख्या नहीं है क्या? आप खुद बताइए, दो भाज्य है या अभाज्य है? आपने बोला सर बिल्कुल दो क्या है, दो में दो का भाग जाता है, यानी खुद का, एक का भी जाता है, और दो अलग अलग गुणनखंड है, तो दो क्या है? अभाज्य है। बट इसने बोला दो अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो अपने आप सही क्या? एक, बिल्कुल एक अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य भी नहीं है। तो इसका मतलब मैंने बताया आपको, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूं आपके एग्जाम में आने लायक बता रहा हूं। तीन क्यों गलत है वो भी मैंने बताया, चौथा राइट क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला सवाल लेके चलते हैं आपके बीच में। देखिए अब बात करते हैं इसके अंदर, एक अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप करके दिखाइए और आपको लगता है वाकई में कि इस सवाल को आप कर पाए। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा? फटाफट इसका सीटेट में आया हुआ 2019 में, ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, आप फटाफट इसके आंसर्स निकालिए। इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे। x1 यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले अपन इसके फैक्टर्स निकालें, पहले आप इसके फैक्टर निकालिए। जितने लाइव के माध्यम से आप कर पाएंगे 100% आपका आंसर सही जाएगा। फटाफट इसका आंसर एक बार फैक्टर निकाल दो। फैक्टर निकालने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले के आधार पर इसका आंसर अपन योगफल निकाल पाएंगे। फटाफट देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे भी मैं x+1 माइनस एक ऐसा फॉर्मूला है, पहले आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद इस चीज़ का आप डिसीजन ले पाएंगे कि इसका सही है या गलत है। फैक्टर कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को याद करना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे 96 है तो
तो फैक्टर निकालें, सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड किया, 2 का करूँगा 4 और ये हो गया 8, फिर वापस 2 का डिवाइड किया 2, उसके बाद 4, फिर 2 का डिवाइड किया तो 1, फिर 2, फिर 2 का डिवाइड किया तो वापस 6, 2 का किया तो वापस 3, फिर 3 का किया तो, अब इसका मतलब फैक्टर आ गया, क्या आया फैक्टर आप जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 की घात तो 5 हो गई और 3 की घात 1 हो गई। इसका मतलब फैक्टर निकालने के बाद कैसे डिसाइड होगा, अब मान लीजिए मुझे बोला जाए कि इसके गुणनखंडों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला है आपके पास में x की घात a प्लस बी a प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद y की पावर, इस तरह से फॉर्मूला है। अब करना है कुछ नहीं है, अपने पास फैक्टर क्या आया 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1। अब करना है यहाँ पर, यहाँ x का मान 2 है तो 2, और इसका मतलब a का मान 5 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 इंटू फिर y का मान कितना है 3, तो 3, उसके बाद इसकी पावर की बात करें तो पावर कितनी होगी आप जानते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, फिर उसके बाद बात करें तो 3 माइनस 1। इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए इसका आंसर निकालते हैं। अब 2 की घात 6 माइनस 1 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दिया, 2 माइनस 1, फिर 3 की घात कितनी हो गई, 3 की घात 2 माइनस 1 बटे कितनी, 3 में से 1 गया तो 2 रहा। अब 2 की घात 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब 2 इंटू 2 4 होता है 8, फिर 16 32 64, तो 64 में से 1 गया बटे नहीं कुछ, फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बटे 2। अब देखना 64 में से 1 गया तो क्या रहा 63 इंटू 9 में से 1 गया तो 8 बटे 2, 2 का इसे कटा 4 बार, और 4 की बात करेंगे तो ये होगा लगभग 12 और ये 25, यानी 252। 252 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा। इस टाइप का सवाल 100% आपके दिमाग में आना चाहिए। 252 ये नहीं होंगे ऑप्शन, क्यों होंगे ऑप्शन आपको मैंने बताया इस फॉर्मूले के माध्यम से। फॉर्मूला क्या है, x की पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसी तरह से इंटू y की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, इस तरह का फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है यदि आपको आंसर सही निकालना है। अगला सवाल आपके बीच में लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जबरदस्त सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सवाल को पढ़िए और 20 सेकंड में इसका आंसर आप खुद दीजिए। बिल्कुल आप इसके आंसर निकाल पा रहे होंगे। आंसर क्या है देखिए, सबसे पहले शून्य में 100 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। 100% मैं बता रहा हूँ कितने स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। कितने स्टूडेंट सर कहते हैं सर ये वाले टॉपिक हमें कभी समझ में नहीं आए थे। देखो, जब किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। अब डिसाइड कर, एक किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं, और मैंने आपको बताया जब किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो एक भाज्य होता है, दूसरा भाजक होता है, तीसरा भागफल होता है, चौथा शेषफल होता है। अब आपको ये समझना जरूरी है कौन सा भागफल है, कौन सा भाजक है, भाज्य है, शेषफल है। मान लीजिए मैंने बोला ए का बी में भाग देते हैं सी, और यदि डी प्राप्त होता है तो ए जो होगा वो भाजक होगा। क्या होगा साथियों, भाजक होगा। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं, और लास्ट में बचा उसको शेषफल कहते हैं। इसका मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस करके बता दी कि जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो साथियों कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना है। दिमाग आपके पास 100% है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। सबसे पहले भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल निकालना है। किसका भाग देना, शून्य में। किसका देना, 60। तो 60 का भाग दे रहे हैं किसमें, शून्य में। तो आपने वैसे डिसाइड कर लिया ये तो आपका भाजक हो गया, इसका मतलब 60 आपका भाजक हो गया। बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए, जो सीक्वेंस दे रही कि पहले भाज्य बताना है, फिर भाजक, फिर भागफल, फिर शेषफल। मैंने क्या बोला, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। किसका भाग दिया जा रहा है, 60 का। किस में दे रहे हैं, शून्य में, शून्य। तो ये हो गया आपका भाज्य हो गया।
इसका मतलब सबसे आगे 0, फिर 60। अब 60 का भाग शून्य में दूंगा, किसी में भी 0 में भाग देते किसी संख्या का, कोई भी संख्या नीचे एक्स वाई जेड हो तो हमेशा कितना आता 0, तो ये 0 आया। बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना, मैंने क्या बोला कि 60 का भाग यदि मैं शून्य में दूं, 60 का भाग मैं शून्य में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब आप सभी को पता, यदि मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर शेषफल कितना रहा, फटाफट बताइए। तब तक मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सिखा दिया भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल। अब मेरे को यहाँ क्या लिखना है ये बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल, कितने ही लोगों ने आंसर दिया है, 100%। कुछ लोगों का आंसर सही जा रहा है। देखिए 60 का भाग 0 में गया तो 0 बार गया। अब लास्ट में शेषफल भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये 0 और 0, इसका मतलब 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। साथियों बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको सिखाई, समझाई। मैंने क्या बोला, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं, जो बचता है वह शेषफल कहलाता है। और मैंने यहाँ कहा 60 का भाग 0 में दिया तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहा, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको भाज्य कहा, और जितनी बार जा रहा है उसको अपन ने एक भागफल कहा, और लास्ट में जो बचा वो उसका क्या कहलाया, शेषफल कहलाया। क्या कहलाया, शेषफल। तो साथियों इस तरह का आंसर आपका आ चुका होगा 100%। बिल्कुल एक अच्छे कंपटीशन का सवाल आप कर पा रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी तर्ज पे होगा। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए, सवाल को देखने के बाद मुझे आंसर हटावट बताइए। 720 का अभाज्य गुणनफल क्या है। बिल्कुल 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप 100% इसका आंसर निकालिए। बिल्कुल काफ़ी लोगों ने लिखा है, देखा है 720 का अभाज्य गुणनफल। बस सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, 360 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 180 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 90 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 45 हो गया। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 का भाग दिया 15, वापस 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया तो 1। इसका मतलब क्या आया, सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, फिर 3 इंटू 3, फिर लास्ट में 5। बिल्कुल यही उसका अभाज्य गुणनखंड है जो आपको समझना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 कहाँ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। बी गलत है, सी गलत है, ए गलत है। क्यों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है इसलिए मैंने आपको सिखाया। वापस बता रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जिसके अंदर अपन जानते हैं 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग, 7 का भाग जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या नो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं उसका। तो इसका मतलब इस तरह से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो आपने सीखा। अगला सवाल लेते हैं। सवालों को जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपका आंसर, अब इसका आंसर बिल्कुल आप करके बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए, जिससे मुझे लगेगा आप मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। 840 में सबसे पहले मान लीजिए मैं 2 का भाग दूँ, 2 का भाग दूंगा 4, फिर ये 2, फिर वापस 2 का भाग दूंगा, देते जाएंगे जब तक जाएगा, जब तक देखते जाएंगे। फिर ये जाएगा 1, फिर 6 सॉरी 2, फिर उसके बाद सॉरी आपका 210 जाएगा। बिल्कुल फिर वापस 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब 105 जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 35, फिर वापस 3 का भाग जाएगा क्या बताइए आप, नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका 5 जाएगा, 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का,
बस कुछ नहीं, जिसका भाग जा रहा है ये जानते हैं आप, मस पर निकाला होगा, लस पर निकाला होगा, तो उस टाइम पे गुणनखंड क्या होंगे। अब क्या लिखना, 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका मतलब ये उसका आंसर आ गया। बिल्कुल आपका भी सही आ रहा होगा, वापस लिख रहा हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये वाला ऑप्शन क्या है, 7 इंटू 5 फिर 3 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 7 इंटू 5 3, फिर उसके बाद इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, जिन लोगों का आंसर बिल्कुल बी जा रहा है 100% उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को लेके चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं। अब ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, फिर भी आपके बीच में एक सवाल जबरदस्त सवाल इसलिए कह रहा हूँ, ये सवाल 100%। अब इस बार आंसर आपको निकालना है, क्या है, किसी संख्या 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल निकालिए। आरटेड 2012 का क्वेश्चन है और बिल्कुल 100% इसको सोल्व कीजिए। आंसर बिल्कुल निकल रहा होगा आपका। बस मैंने क्या बोला कि मैंने क्या कहा आपको, जिसका भाग दिया जाता है। अब किस सीक्वेंस में लिखना है, सबसे पहले भाज्य लिखना है, फिर भाजक लिखना है, फिर भागफल लिखना है, फिर शेषफल लिखना है। इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। अब लिख देंगे, कोई बात नहीं। जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। संख्या 4 में देना है, किसका भाग देना है, 6। संख्या 4 में संख्या 6 से 6 का भाग देना है, किस में देना, 4। तो ये समझ में आ गया होगा, ये तो हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। इसका मतलब भाज्य तो 4 हो गया और भाजक हो गया 6 हो गया। बस 2 चीजें आपके दिमाग में आ गई, बिल्कुल 100% आगे होगी। इसका मतलब 4 6 4 6 4 6, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों ऑप्शन बाकी, अब देखते हैं। अब 6 का भाग 4 में, बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में नहीं जाता है, तो नहीं जाता है तो मैंने कितनी बार दिया, 0 बार दिया। कितनी बार गया, 0 बार। इसका मतलब मैं बोलता हूँ, मान लीजिए 6 का भाग, अब आपको यहाँ क्या आंसर आएगा वो मेरे को निकाल के बताइए। मैंने बोला 6 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया, 0 बार। अब आपका यहाँ आंसर क्या आना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। 6 का भाग 4 में देने पर 0 बार गया, कितना बचेगा आप खुद बताइए मुझे। 100% आपका आंसर निकलना चाहिए। छः का भाग 4 में दिया, 0 बार गया, 0 बार दिया, तो ऑब्वियसली कितना बचेगा, बिल्कुल 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब ये उसका क्या हो गया, भागफल हो गया, ये उसका क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसका मतलब भागफल कितना आया, 0, शेषफल कितना आया, 4। इसका मतलब देख लीजिए, 4 से 0 4, 4 से ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। 100% आंसर आपका निकल पा रहा है और आंसर निकालने के बाद आप समझ पा रहे हैं। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल बहुत शानदार आपके बीच में, एक ऐसा सवाल जो अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुलनीय जैसी भावनाओं को अभिभूत करता है। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर। अरे भैया 25 पैसे के 4 सिक्के दिए तो 1 रुपया हुआ, 8 सिक्के दिए तो 2 रुपये हुए, 10 सिक्के दे दिए, 10 सिक्के दिए। इसका मतलब देखो 25 पैसे के 10 सिक्के, 10 सिक्के का मतलब होता है 2 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब 2 रुपये 50 पैसे। अब 2 रुपये 50 पैसे के बराबर इनमें से कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहले तो आपको ये बताना है कौन कौन सा है। पहला देखते हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये हो गए, और 50 पैसे का 1 सिक्का, बिल्कुल, तो 2 रुपये 50 पैसे ये भी है, बिल्कुल बराबर हैं। अब देखिए 1 रुपये के 1 सिक्का मतलब 1 रुपया हो गया, फिर 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे 50 पैसे 50, तो 1.5 रुपया हो गया। तो 1 रुपया और 1.5 रुपया कितना होता है, 2 रुपया 50 पैसे। इसका मतलब दूसरा भी है। तीसरा क्या, 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये, और 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे, तो 2 रुपये 50 पैसे, इसमें भी हो गए। अब लास्ट कौन सा बचा देखते हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के और 50 पैसे का 1 सिक्का, 25 पैसे का 1 सिक्का, 2 रुपये के 1 सिक्का, 2 रुपये, 1 रुपये का 2 सिक्का, 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 2 रुपये ये हो गए। फिर 50 पैसे का 1 सिक्के, ये 50 पैसे हो गए, और 25 पैसे का ये 25, तो 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो 2 रुपये 75 पैसे हो गए। लेकिन इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये तीनों सही है, गलत है। इसका मतलब इसने क्या पूछा, बराबर नहीं है,
तो डी ऑप्शन अपना जाएगा, डी ऑप्शन बराबर नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही है। रुपए का हिसाब आप सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले बखूबी निभाते हैं, जानते भी हैं कैसे करते हैं, तो इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। अगला सवाल इसी के बीच में है, इसका आप निकाल के बताइए मुझे कितना आंसर आ सकता है, क्या सही है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा लाइटिंग को लेके दिक्कत आ रही हो, शायद मुझे बता सकते हैं। अब बताइए मुझे क्या आंसर आ सकता है इसका। बिल्कुल क्या बोला, 25 पैसे के 15 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब 25 पैसे के 15 सिक्के मतलब 3 रुपए 75 पैसे हो गए। 3 रुपए 75 पैसे की बात कर रहा है ये। फिर इसने क्या बोला कि मान के बराबर है, तो 3 रुपए 75 पैसे का मतलब, फिर इसने बोला 1 रुपए का 3 सिक्के तो 3 रुपए, फिर 50 पैसे के 2 सिक्के तो वापस 1 रुपया हो गया, फिर 25 पैसे, तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के यानी 2 रुपए, फिर 25 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपया, फिर उसके बाद 25 पैसे का 1 सिक्का 25 हो गया, इसका मतलब 25, अब 2 और 1 3 हो गया, 3 50 और 25, इसका मतलब 3 रुपए 75 पैसे। बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपया, उसके बाद 75 पैसे के 3 सिक्के, 75 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए और 75 के भी 3 सिक्के मतलब 3 रुपए 75 पैसे। आगे और बढ़ते हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के का मतलब 3 रुपए प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का मतलब 50 पैसे और 25 का मतलब 25, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, 3 रुपए 75 पैसे। इसका मतलब इन तीनों में बराबर मिल रहा है। कौन सा निम्न में से गलत कौन सा है, निम्न में से कौन सा गलत है, तो एक गलत है। कौन सा, पहला वाला गलत है, तो पहला वाला गलत है, बाकी सही है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपने किया और बखूबी इसका आंसर सही निकाला होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके, बिल्कुल 100% इसको कीजिए। सवाल बहुत शानदार है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल हम करते जाएंगे तो 100% अपने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सवाल देखिए, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 11,1111 बहुत सारे होते हैं ना। इस क्वेश्चन को लिखिए तो संख्या का प्रतिनिधि करता है। अब आपको समझना पड़ेगा 11,1100 कभी नहीं हो सकता है, तो पहले तो आप इधर लिख दो 11,000 लिख दिया, फिर 1100 इधर लिख दिया, फिर 11 इधर लिख दिया, सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 11,000 इधर लिख दिया, फिर 1100, फिर 11, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, 1 1 1 2 1 यानी 12,111, 12,111 जाएगा। ये सब गलत हों, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। जिन लोगों ने आंसर दिया, इस बात को समझा, 100% उसका आंसर सही है। आगे लेके चलते हैं। आगे लेके चलने के बाद में जो सवाल आपको समझना है, इस सवाल को मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की जो क्लास है मैं यही ख़त्म करता हूं, क्योंकि आपको पता है वो जो टॉपिक था वो मैं कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। लेकिन आप सभी जानिए, मैथमेटिक्स को जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, आप बखूबी तरीके से पढ़िएगा। डेली 8:30 से 9:30 के बीच में मैं लाइव आऊँगा और आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा मॉर्निंग में, और नाइट क्लास में आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।